Hi everyone, welcome. In today's video, we are continuing our chapter number 1 of class 10th history, the rise of nationalism in Europe. So, our first topic is new conservatism after 1815. तो मैंने आपको पढ़ाया है कि नेशनलिज्म की भावना यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उत्पन्न हुआ। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो लोगों के मन में ये आशा आ गया कि नहीं, अब फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, जो फ्रेंच लोग हैं वो रेवोल्यूशन करके जो मोनार्की सिस्टम है, मतलब जो किंग और क्वीन सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया, उसको फॉल कर दिया, गिरा दिया, तो हम भी कर सकते हैं। तो जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ थे, जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, फिर प्रशिया वगैरह, रशिया, जितने भी कंट्रीज़ थे, सब में ये एक भावना जागने लगा कि नहीं, अब हम नेशनलिज्म का भावना कि हमें भी अब नेशन स्टेट चाहिए। मतलब कि जो बड़े बड़े एम्पायर में सारे लोग बंधे हुए थे, जैसे कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर, ये सारे एम्पायर में जब पर्शिया में जितने सारे एम्पायर थे सब बंधे हुए थे। नेशन स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करता था 18 सेंचुरी तक यूरोप में। मतलब कोई भी कंट्री नहीं था, सब बस एम्पायर में बंधे हुए थे, किंगडम और एम्पायर में। तो लोगों के मन में एक भावना आ गया नेशनलिज्म का कि अब हमें नेशन स्टेट्स बनाना है। ओके, तो न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो 1815 के बाद ऐसा क्या हुआ? सबसे पहले आप समझिए कि कंजर्वेटिज्म क्या होता है। कंजर्वेटिज्म कंजर्वेटिव वर्ड से है। कंजर्वेटिव हम उन लोगों को कहेंगे, कंजर्वेटिव जो मतलब कि पुराने, जैसे कि बिलीव करते हो पुराने इंस्टीट्यूशन पे, पुराने सोसाइटी पे, जैसे मोनार्की सिस्टम पे, जो राजा रानी पे बिलीव करते हो, जो चर्च पे यकीन करते हो, जो प्रॉपर्टी ऐसा वो यकीन करते हैं कि हाँ, प्रॉपर्टी बस फर्स्ट स्टेट के लोग और सेकंड स्टेट के लोग ही रख सकते हैं। ठीक है, वो ऐसा बिलीव करते हैं कि हायरार्की सिस्टम होना चाहिए, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर राजा का बेटा राजा बनेगा। तो जो ये पुरानी चीज़ों के बारे में, मतलब वही घिसी पिटी पुरानी बातों को जो मानता है उसे हम कंजर्वेटिव लोग कहते हैं। तो 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था, किसके बीच में? नेपोलियन, जो फ्रांस में 1804 में जब नेपोलियन पावर में आया था, और 1804 में वो अपना नेपोलियनिक कोड दिया, उसे सिविल कोड भी कहा जाता है। तो 1815 तक वो रूल किए थे नेपोलियन। उसके बाद 1815 में नेपोलियन और ड्यूक ऑफ विलिंगटन के बीच में, ये एक ब्रिटिश की आर्मी है, ठीक है, इनके बीच में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ, जिसमें कि ये जीत जाती है। उसके बाद नेपोलियन हार जाते हैं। तो 1815 में नेपोलियन के हारने के बाद फ्रांस में दोबारा से मोनार्की सिस्टम को रीस्टोर किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये होता है कि पहले जो मोनार्की सिस्टम था, मतलब जो पहले कंजर्वेटिव लोग थे और जो अब 1815 के बाद जो कंजर्वेटिव लोग हैं, उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस थे। जैसे कि पहले के लोग सिर्फ मोनार्की पे यकीन करते, लेकिन अभी जितने भी नेपोलियन ने जो मॉडर्नाइजेशन किया था, मतलब कि फ्रांस में क्या हुआ था, फ्रांस में बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन किया था, किसने? नेपोलियन ने। कि सिविल कोड लाकर बहुत सारे, जैसे कि यूनिफॉर्म्स, वेट लाई यूनिफॉर्म, बहुत सारी करेंसी को कम कर दिए, तो बहुत सारी चीज़ों को मॉडर्न कर दिए। उसको भी अभी धीरे धीरे फ्रांस के लोग और यूरोप के लोग एक्सेप्ट करने लगे, इसीलिए हम इस टाइम पीरियड को कहते थे न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। मतलब जब 1815 में नेपोलियन हार गए, उसके बाद एक नए कंजर्वेटिव लोग आए, जो पुरानी चीज़ों को तो रखना चाहते हैं, लेकिन जो नई चीज़ें, जो बदलाव हुआ है, जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है, उसको भी थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं चाहते हैं कि पूरी तरह से मोनार्की ख़त्म हो जाए। इनका कहना है कि अगर हम मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करेंगे तो जो हमारी मोनार्की सिस्टम है जो पूरे यूरोप में, उसमें भी क्या होगा, वो स्ट्रांग होगा, वो स्ट्रेंथन होगा। तो ये जैसे मॉडर्न आर्मी, नेपोलियन ने अपना एक मॉडर्न आर्मी बनाया था, डायनामिक इकोनॉमी था इनका, फ्यूडलिज्म को ये अबॉलिश कर दिए थे, सर्फडम को अबॉलिश कर दिए थे। ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कौन करता है? जो नए कंजर्वेटिव लोग हैं, जो यूरोप में नए कंजर्वेटिव लोग हैं 1815 के बाद, वो इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। मीन्स कि वो पहले जो मोनार्की इंस्टीट्यूशंस था उसको भी एक्सेप्ट करते हो, जो नए मॉडर्न चीज़ है उनको भी एक्सेप्ट करते हैं। उनका कहना है कि मोनार्की ख़त्म नहीं होना चाहिए, लेकिन यूरोप में चेंजेस आए पर बहुत स्लोली आए, जो कंजर्वेटिव लोग हैं उनका ये कहना था, ठीक है। तो 1815 में जो बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था, नेपोलियन और ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया के बीच में हुआ था, ठीक है। तो नेपोलियन के हार जाने के बाद नेपोलियन को एक ट्रीटी साइन किया जाता है, उसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ वेना। उसे साइन किया जाता है वेना में। वेना एक ऑस्ट्रिया में एक जगह है, सिटी है वेना। तो उस जहाँ पे साइन किया जाता है उसको होस्ट करते हैं ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ऑस्ट्रिया के चांसलर होते हैं ड्यूक मेटरनिक, वो उसको होस्ट करते हैं जहाँ पे नेपोलियन को साइन किया जाता है ट्रीटी ऑफ वेना, मतलब उनके हार के बाद। तो उस ट्रीटी ऑफ वेना में उनको ये सारी चीज़ों
ये सारी डिमांड, ये सारे जो ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, ये सब डिमांड रखते हैं नेपोलियन के सामने कि आपको ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि फ्रांस में दोबारा बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर करेंगे, मतलब कि जो लुइस, जो किंग थे, उनको हटा दिया गया था, बर्बन डायनेस्टी को हटा के वहाँ पे डेमोक्रेसी ले आया गया था, दोबारा बर्बन डायनेस्टी को रीस्टोर करना है, इनका पहला डिमांड ये था। उसके बाद नेपोलियन ने जितने भी लैंड को कब्जा कर लिया था, एनेक्स कर लिया था, वो सारे लैंड को, मतलब नेपोलियन का लैंड को छीन लिया गया। उसके बाद जो फ्रांस है, जहाँ पे नेपोलियन ने पावर में आया था, वो फ्रांस के पूरे बाउंड्री को मतलब कि पूरे बाउंड्री को कैप्चर कर लिया गया कि फ्यूचर में फ्रांस एक्सपेंड ना करे अपने आप को, ओके। उसके बाद जो फ्रांस का नॉर्थ है, तो फ्रांस के नॉर्थ में नेदरलैंड किंगडम को एस्टैब्लिश किया जाता है, उसके साथ बेल्जियम को ऐड किया जाता है। उसके बाद जिनोवा को ऐड किया जाता है, पाइडमोंट के साथ साउथ में, ठीक है। उसके बाद प्रशिया को दिया जाता है वेस्ट में, मतलब जो प्रशिया है उसके वेस्ट में, ईस्ट वेस्ट, इसको वेस्ट में उनको न्यू टेरिटरी दिया जाता है। उसके बाद ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली का कंट्रोल दे दिया जाता है, ये ट्रीटी ऑफ वेना के तहत। उसके बाद जो ईस्ट रशिया होता है, रशिया को पोलैंड दे दिया जाता है। उसके बाद प्रुशिया को सक्सोनी का रीजन दे दिया जाता है, और जो 39 कॉन्फेडरेशन स्टेट था जो नेपोलियन ने बनवाया था, ठीक है ना, 39 कॉन्फेडरेशन स्टेट, उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है, उसको कोई भी मतलब उसमें छेड़खानी नहीं किया जाता है। तो ट्रीटी ऑफ वेना में ये सारे हार्श ट्रीटी साइन किया जाता है नेपोलियन को, कि जो भी नेपोलियन पावर में आके जितने भी चीज़ें किए थे वो सारी चीज़ों को छीन लिया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड्स में आ सकते हैं कि ट्रीटी ऑफ वेना को एक्सप्लेन करने के लिए। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट को आप याद रखिएगा कि ट्रीटी ऑफ वेना में क्या क्या साइन करवाया जाता है नेपोलियन से। कब करवाया जाता है? 1815 में। कहाँ करवाया जाता है? वीना में। वीना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। और इसको होस्ट कौन किए थे? ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक, ओके। उसके बाद फ्रांस में दोबारा से मोनार्की सिस्टम को रीस्टोर कर दिया जाता है, ओके। तो उस वक्त पूरे यूरोप में एक फ्रांस में डेमोक्रेसी आया था, उसे भी वापस 1815 में छीन लेते हैं, वापस से वहाँ पे मोनार्की सिस्टम आ जाता है राजा रानी का। लेकिन अभी भी यूरोप में कहीं नेशन स्टेट अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यूरोप में बन जाता है एक न्यू कंजर्वेटिव, मतलब कि एक नए लोग आ जाते हैं यूरोप में जो नई चीज़ों को भी एक्सेप्ट करने लगते हैं। तो वो अपना ऑटोक्रेटिक रूल चलाते हैं, मतलब अकेले एक राजा रूल करेंगे। वो क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं करते हैं, मतलब कि जो लोग उन पे उंगली उठाते हैं कि नहीं राजा तुम सही नहीं कर रहे, यूरोप में जितने भी लोग सिटीजन नहीं कहेंगे हम उनके, जो लोग रहते हैं वो उंगली उठाते हैं कि नहीं राजा ये गलत कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है, गलत सजा दिया जा रहा है, तो वो टॉलरेट नहीं करते, उनको आप थ्रेट पहुंचाते हैं। उसके बाद कोई भी राजा के अगेंस्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते, उनके अथॉरिटी के अगेंस्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद राजा सेंसरशिप लगा देते हैं यूरोप में कि कोई भी कुछ भी बोल नहीं सकता, मतलब किसी को ना ही बोलने का ना ही लिखने का फ्रीडम ऑफ प्रेस भी नहीं था। तो जितने भी लिबरल लोग थे, मतलब जो वर्किंग क्लास लोग थे, जो रेवोल्यूशन कर रहे थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे, वो अगेंस्ट हो गए थे राजा के। पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन का जंग छिड़ गया था। तो अब हम पढ़ेंगे द रेवोल्यूशनरीज, मतलब जो क्रांतिकारी थे। चलिए, तो जो क्रांतिकारी थे वो अंडरग्राउंड हो गए थे, मतलब कि यूरोप में पार्टीज बनाना, मतलब कोई भी अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन बनाना इलीगल हो गया था, क्योंकि वहाँ पे राजा आ चुके थे। तो वहाँ पे क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, मतलब कोई राजा को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। जो जितने भी लिबरल्स लोग थे, लिबरल नेशनलिस्ट, जो लिबरल्स भी थे और नेशनलिस्ट भी थे, मतलब देशभक्त भी थे, ठीक है, वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं और अपना सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाने लगते हैं पूरे यूरोप में। मतलब छुप छुप के सोसाइटीज़ बनाने लगते हैं और लोगों को ट्रेन करते हैं, पूरा ग्रुप बना के, नहीं अब हमें राजा को हटाना है। लोगों को ट्रेन करते हैं, अपने आइडिया को स्प्रेड करते हैं, ठीक है। और जो लिबरल्स नेशनलिस्ट होते हैं, मतलब जो रेवोल्यूशनरीज होते हैं, जो रेवोल्यूशन करते हैं, वो मोनार्की सिस्टम के अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि जो राजा होते हैं वो इनके फ्रीडम को छीन लेते हैं और इनका कहना है कि अब हमें नेशन स्टेट्स बनाना है, ओके। तो इसी तरह एक एग्जाम्पल है आपका, इटालियन एक रेवोल्यूशनरीज थे, गुसेपी मेज़नी, ठीक है। तो ये इनका जन्म होता है जिनोवा में 1807 में, गुसेपी मेज़नी के। ये इटालियन रेवोल्यूशनरी, मतलब ये इटली में रहते थे। तो ये इटली के लिए आवाज़ उठाते थे। इन्होंने एक बहुत सारे अपने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाए थे, जैसे कि ये एक कार्बोनरी एक सीक्रेट सोसाइटी था, उसके मेंबर थे। उसके बाद इनका कहना था कि हमें इटली को यूनिफाई करना है, मतलब इटली 7 पार्ट्स में डिवाइड था इटली, ठीक है, उसे यूनिफाई करके एक यूनिफिकेशन करना है कि एक इटली एक अकेला कंट्री होना चाहिए, एक नेशन होना चाहिए।
तो 24 साल के एज में 1831 में इन्हें जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि ये लिगुरिया में रेवोल्यूशन करते इस वजह से। उसके बाद ये अपना खुद का 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाते हैं, अंडरग्राउंड सोसाइटीज़। पहला का नाम है यंग इटली, जहाँ मर्सेल में बनाते हैं, और दूसरा का नाम है यंग यूरोप, जो बर्न में बनाते हैं। उसके बाद उसके मेंबर, जो ये सीक्रेट सोसाइटीज़ है, उसके मेंबर को, ये यंग मैन को उसके मेंबर बनाते हैं। जैसे कि पोलैंड के यंग मैन हुए, फ्रांस के, इटली के, जर्मनी के, वो इनको मेंबर बनाते हैं अपने सोसाइटीज़ के। तो फ्रांस हो, पोलैंड हो, इटली हो, जर्मनी हो, कोई भी कंट्री हो, सारे ही, कोई भी जगह के लोग हो, सारे ही लोगों का एक ही था कि नहीं, राजा को हटाना है, हमें बस अब नेशन स्टेट्स बनाना है। तो जो गुसेपी मेज़नी था, इनका आइडिया पूरे ही यूरोप में स्प्रेड होने लगा कि नहीं, गुसेपी मेज़नी का बात सही है, पूरे इटली को जब ये यूनिफाई कर रहा है, तो जर्मनी में हमें भी यूनिफाई करना चाहिए। हमें जो बड़े बड़े एम्पायर से हम बंधे हुए हैं, हमें उससे डिसइंटीग्रेट होना चाहिए, ठीक है। तो पूरे ही यूरोप में सीक्रेट सोसाइटीज़ बनने लगा, हर जगह अपने अपने सोसाइटीज़ बनाने लगे, लोग अपने अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करने लगे और मोनार्की सिस्टम को ओपनली अपोज करते थे। तो जो गुसेपी मेज़नी थे, ये एकदम ओपनली अपोज करते थे मोनार्की सिस्टम को, और ये अपना विज़न बताते थे कि नहीं, हमें अपनी इटली हो या फिर पूरे यूरोप हो, हमें एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सोसाइटी बनाना चाहिए। मतलब ऐसा नेशन बनाना चाहिए जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हो, पार्लियामेंट हो, जहाँ पे राजा नहीं हो, जहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, ठीक है। तो जो ड्यूक मेटरनिक थे, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, ड्यूक मेटरनिक, जिन्होंने ट्रीटी ऑफ विना को होस्ट किया था, उनका एक स्टेटमेंट था इनके लिए, गुसेपी मेज़नी के लिए, कि ये क्या है, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। मतलब कि जो मोनार्की सिस्टम में जो सोशल ऑर्डर चल रहा है, मतलब जो कंजर्वेटिव लोगों का जो गवर्नमेंट है, उसका डेंजरस एनिमी, दुश्मन कौन है, गुसेपी मेज़नी। ये स्टेटमेंट कौन देते हैं, ड्यूक मेटरनिक देते हैं, ओके। नाउ द एज ऑफ रेवोल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे कि रेवोल्यूशन कब कब हुआ था। तो 1830 से लेके 1848 में 3 बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था, उसे हम पढ़ेंगे। तो रेवोल्यूशन कौन करता है, तो उस वक्त कंजर्वेटिव लोग पावर में आ गए थे 1830 और 48 में, पूरे यूरोप में कहीं पे भी डेमोक्रेसी नहीं। तो जो लिबरल लोग थे और जो नेशनलिस्ट लोग थे, वो बहुत गुस्से में आ गए थे, अपोज कर रहे थे, क्योंकि उनके फ्रीडम को छीन लिया गया था। तो नेशनलिज्म का भावना यूरोप में और ज़्यादा बढ़ गया था जब उनके फ्रीडम को छीन लिया गया था। तो जो एजुकेटेड प्रोफेसर्स थे, जो टीचर्स थे, जो क्लर्क्स थे, वो रेवोल्यूशन पे उतर गए, और वो क्या किए, आप कहेंगे कि अब हम रेवोल्यूशन करेंगे, किसके अगेंस्ट, मोनार्की के अगेंस्ट। तो 1830 और 1848 के बीच में 3 बड़े रेवोल्यूशन हुआ था। ऐसे तो बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था और भी, पर ये 3 बहुत महत्वपूर्ण रेवोल्यूशन है। फर्स्ट है फ्रांस, सेकंड बेल्जियम, थर्ड है ग्रीक। तो फ्रांस में जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था 1830 में, ठीक है। ये स्पार्क ऑल यूरोप, मतलब कि यहाँ पे चिंगारी उठा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन भी यही था, मतलब कि पूरे फसाद का जड़ कौन है, फ्रांस है। नहीं, ऐसा नहीं है, फ्रांस एक बहुत अच्छा, एक इंस्पायरिंग कंट्री था उस वक्त के टाइम पे, कि जो पहले रेवोल्यूशन किया था पूरे ऑल ओवर द यूरोप में, सबको इंस्पायर किया था, इवन इंडिया में भी, ओके। फ्रांस में सबसे पहले ट्राई कलर का फ्लैग आया, जो कि सारे लोग कॉपी किए, इंडिया, इवन इंडिया भी, हम भी खुद किए। तो क्या हुआ, रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, 1815 में जब बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया था, तो उसमें राजा कौन बने थे, लुइस द फिलिप राजा बने थे, और एब्सोल्यूट मोनार्क बने थे, मतलब इनके आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन जब 1830 में जो रेवोल्यूशन हुआ, जुलाई रेवोल्यूशन फ्रांस में, उसके बाद दोबारा इन राजा को हटा दिया गया, लुइस फिलिप को हटा दिया गया, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया गया। मतलब कि लुइस फिलिप तो रहेंगे, मतलब कि ऐसा नहीं किया गया कि पूरी तरह से लुइस फिलिप को हटा दिया गया, पर ऐसा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लुइस फिलिप काम करेंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा और मोनार्की सिस्टम भी रहेगा। तो एक रेवोल्यूशन हुआ। सेकेंड रेवोल्यूशन हुआ कि बेल्जियम में हुआ, कि बेल्जियम को ब्रिटेन से आज़ाद कर दिया गया 1832 में, ठीक है ना, क्योंकि बेल्जियम उस वक्त ब्रिटेन के पार्ट में आता था। तो उसके बाद थर्ड हुआ रेवोल्यूशन ग्रीक में, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब कि उस वक्त ग्रीक ऑटोमन एम्पायर में आया करते थे। 1832 में ग्रीक ऑटोमन एम्पायर में आता था, ठीक है। तो ग्रीक, जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में जैसे संस्कृत हो गया, फिर हड़प्पा कल्चर, ये सारा हमारा बहुत एंशियंट और बहुत मतलब रिस्पेक्टफुल कल्चर है। उसी तरह उस वक्त यूरोप में सबसे एंशियंट कल्चर हुआ ग्रीस, ठीक है, ग्रीक कल्चर हुआ। तो उस वक्त ग्रीस डोमिनेट कर रहे थे पूरे यूरोप में, मतलब यूरोप के लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे ग्रीस लोगों का, क्योंकि ये इनके एंशियंट लोग हैं, जैसे हमारे संस्कृत है हमारा। तो 1821 में स्टार्ट हुआ रेवोल्यूशन ग्रीक में, एंड हुआ 1832 में। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन किया गया ग्रीक और ओटोमन एम्पायर के बीच में, और ग्रीक के सपोर्ट किए थे पूरे यूरोप के लोग, ग्रीक को सपोर्ट किए थे, क्योंकि बहुत रिस्पेक्ट करते थे सब लोग ग्रीक को, क्योंकि ग्रीक एक बहुत एंशियंट लैंग्वेज भी है, एंशियंट कल्चर भी है, ठीक है ना, पूरे यूरोप का, इसीलिए।
तो जो ग्रीस बहुत ही एंशियंट कल्चर होने की वजह से यूरोप सपोर्ट किए, तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन किया गया था ओटोमन एम्पायर और ग्रीक के बीच में, और अब ओटोमन एम्पायर ग्रीक को आज़ाद कर देता है कि नहीं अब तुम आज़ाद हो। तो यहाँ पे फिर मेटरनिक ने एक स्टेटमेंट दिया था अपना। इन्होंने ये हर जगह स्टेटमेंट ही देते थे अपना, इनका स्टेटमेंट था ये। इससे क्वेश्चन तो 100% श्योर आ सकता है आपके एग्जाम्स में, प्री बोर्ड्स में। व्हेन फ्रांस नीज इज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मेटरनिक ने ऐसा क्यों कहा था कि व्हेन फ्रांस नीज इज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब कि, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए, तो ये 3 रेवोल्यूशन हुआ था। अब हम पढ़ेंगे द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। मुझे पता है रोमांटिक वर्ड पढ़ के आप तो मन मन मुस्कुरा रहे होगे, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे रोमांटिक मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। यहाँ पे रोमांटिक मतलब है कि अपने देश के लिए एक नेशनल रोमांटिक फीलिंग, कि अपने देश के सॉन्ग, पोइट्री, आर्ट, लैंग्वेज, म्यूजिक, इसको लेकर, एक कल्चर को लेकर एक रोमांटिसिज्म आना चाहिए आपके मन में। तो ऐसा नहीं है कि जो वार होता था, वो वार और जो एक्सपेंशन होता था, मतलब फ्रांस इतना है जो एक्सपेंड होके इतना हो गया, तो ऐसा नहीं कि एक्सपेंड और वार सिर्फ नेशनलिज्म की वजह से भी होता था। कभी कभी ये मतलब एक नेशनल फीलिंग की वजह से भी होता था, ठीक है। तो उस वक्त यूरोप में सबका अपना अपना आर्ट था, अपना पोएट्री, अपना स्टोरी, अपना लैंग्वेज, अपना म्यूज़िक। तो सब लोग अपने म्यूज़िक, लैंग्वेज के थ्रू अपने एक्सप्रेस करते थे, अपने नेशनल फीलिंग को दर्शाते थे। मतलब कि अगर फ्रांस के लोग कुछ पेंटिंग बना लिए तो वो अपने नेशनल फीलिंग को उस पेंटिंग के तहत दर्शा रहे हैं। मतलब एक फीलिंग है उनके अंदर, रोमांटिक फीलिंग है अपने नेशन के लिए, ओके। तो रोमांटिसिज्म क्या होता है? ये एक कल्चरल मूवमेंट था। रोमांटिसिज्म फ्रांस में उस वक्त बहुत अच्छे से चला था। रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट है जिससे क्या होता है कि एक नेशनलिस्ट फीलिंग जागता है लोगों के मन में। जैसे कि अगर अगर आप अपने देश के तिरंगे को देखते हो, नेशनल फ्लैग को देखते हो हमारे इंडिया का, तो कैसे हमारे मन में एक नेशनल फीलिंग आता है, एक रिस्पेक्टफुल नज़र से हम उसे देखते हैं, एक प्राउड मोमेंट हमें फील होता है। वैसे ही उस वक्त यूरोप में हो रहा था, सबके अपने अपने फ्लैग बन रहे थे, उस वक्त एक रोमांटिसिज्म का भावना हो रहा था, ठीक है। तो उस वक्त बहुत सारे रोमांटिक आर्टिस्ट आए थे जो फोकस कर रहे थे इमोशंस में और फीलिंग्स में। ऐसा नहीं हो कि कुछ पेंटिंग बना दी, नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। वो पेंटिंग बना रहे थे जहाँ पे वो पेंटिंग में दिखा रहे थे अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। कहाँ पे? यूरोप में। उसे हम कहेंगे रोमांटिक आर्टिस्ट। तो 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में, जर्मनी और पोलैंड को लेके। इससे हम समझ सकते हैं कि कैसे रोमांटिसिज्म इतना ज़्यादा उस वक्त स्प्रेड हो गया था। तो एक जर्मन फिलोसोफर थे जॉन गॉटफ्राइड। इनका कहना था कि जो जर्मन कल्चर है वो जर्मनी के कॉमन लोगों में मिलता है। ऐसा नहीं है कि जो बड़े बड़े अमीर रिच लोग हैं उनमें जर्मन कल्चर नहीं मिलेगा आपको। जो कॉमन लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उनमें आपको जर्मन का कल्चर मिलेगा। उसको वो कहते थे दास फोल्क, ठीक है। और इनका कहना था कि जो जर्मनी है, मतलब कि जर्मनी का कल्चर है, जो जर्मनी का सॉन्ग है, जो जर्मनी का डांस है, फॉल्क डांस, ठीक है, मतलब जो नेशनल डांस होता है, जो जैसे कि वॉल्गिस्ट इसे ये नाम दिए। तो ये लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज है, तो ये आप नहीं समझ पाओगे। तो ये क्या है? जर्मनी का स्पिरिट है, मतलब आत्मा है। जर्मनी का स्पिरिट कौन है? फोक डांस है, जर्मनी का सॉन्ग है। यहाँ ऐसा नहीं कि जर्मनी के जो राजा है, बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग जर्मनी का स्पिरिट है, जर्मनी का आत्मा है, सोल है, नहीं। जर्मनी कल्चर है, जो जर्मन का कल्चर है वो है जर्मनी का आत्मा। ये कहना चाहते थे कौन? जॉन गॉटफ्राइड। इनका ये कहना था कि जो जर्मनी का कल्चर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है जर्मनी लोगों के लिए। और पोलैंड में लैंग्वेज के एग्जाम्पल दिया गया था कि पोलैंड का लोकल लैंग्वेज था पॉलिश लैंग्वेज, ओके। तो पोलैंड में उस वक्त ज़्यादा लोग लिटरेट नहीं थे। उस वक्त पोलैंड किसके अंडर में आता था? रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के अंडर में आता था। कौन? पोलैंड। मतलब पोलैंड किसी के अंदर में था। तो वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं था, उसको खुद का लैंग्वेज, खुद का कल्चर यूज़ करना बैन था। मतलब वो अपना लैंग्वेज, पॉलिश लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकता है। कौन? पॉलिश लोग, ठीक है। उनके जो कल्चर है उसको बैन कर दिया गया था। तो एक करूल कुरपिंस्की थे। करूल कुरपिंस्की क्या किए थे? अपने पॉलिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा स्प्रेड करते थे। मतलब कि भले ही बैन कर दिया गया था फिर भी ये पॉलिश लैंग्वेज में बात करते थे, अपने नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट करते थे, ठीक है। जैसे कि इंडिया में 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, ओके। उसी तरह वहाँ पे भी कुछ ऐसा डेट होता होगा, कुछ नेशनल स्ट्रगल होता है, उसे सेलिब्रेट करते थे। ये कुछ अपना म्यूज़िक, डांस सेलिब्रेट करते थे, ठीक है। जैसे कि ये डांस करते थे सबके सामने, ओपनली सबके सामने ये डांस करते थे, जिसका नाम था प्लोनेज या फिर मजूरका, ठीक है। ये सारे पोलैंड का नेशनल डांस है। तो
ये सारी चीज़ें कौन करते थे? करोल। ये करते थे या लोगों को दिखाते थे, मतलब कि शो करते थे कि जो अपना लैंग्वेज है, जो अपना कल्चर है, जो अपना खुद का डांस है, म्यूज़िक है, वो एक अलग ही फीलिंग्स देता है। ऐसा नहीं कि हम किसी में अगर बंधे हुए, कोई हमें गुलाम बना के रखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अगर अगर हम रशिया रशिया हमें गुलाम बना के रखा है तो हम रशियन लैंग्वेज बोलना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। हमारा लैंग्वेज ही हमारा पहचान है, इनका ये कहना था। कि तो पोलैंड में क्या हुआ, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि जब लोग जेल में होते थे तो पोलैंड में, तो लोग अपनी भाषा में बात कर लेते थे कि नहीं कैसे यहाँ से निकला जाए, तो जो रशियन लोग थे वो समझ नहीं पाते थे। तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रशिया क्या किया था, पोलैंड में अपना लैंग्वेज इम्पोज कर दिया गया था कि नहीं, तुम पोलैंड में अब पॉलिश लैंग्वेज नहीं बोला जाएगा, रशियन लैंग्वेज बोला जाएगा। इसकी वजह से क्या हुआ था, 1831 में एक रेबिलियन हो गया था पोलैंड और रशिया के बीच में, जिसमें क्या होता है, रशिया जीत जाता है। पर फिर भी ऐसा नहीं कि रशिया के जीतने के बाद भी, ये मुझे बहुत बहुत खुशी होती है ऐसी चीज़ें पढ़कर, कि मुझे बहुत खुशी हुई कि ये हार गया था पोलैंड, फिर भी अपना लैंग्वेज को अपने वेपन की तरह यूज़ किए थे, रेजिस्ट कर रहे थे, रशियन लोगों को रोक रहे थे अपने लैंग्वेज के थ्रू। मतलब कि पोलैंड में चर्च है, वहाँ पे भी पॉलिश लैंग्वेज यूज़ होता था, जो प्रिस्ट थे वो भी पॉलिश लैंग्वेज यूज़ करते थे, साइबेरिया के जेल जेल में भी पॉलिश लैंग्वेज यूज़ होता था। मतलब कि कितना भी रशिया कोशिश करे, पर अपना लैंग्वेज, अपना कल्चर किसी से छीन नहीं सकता है कोई भी। नाउ हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर मतलब हंगर, भूखमरी हो गया था, बहुत तकलीफ वाला, बहुत परेशानदायक ज़िंदगी। अब एक बड़ा रिवोल्ट, ठीक है। तो उस वक्त क्या हुआ था, यूरोप में ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप आ गया था, मतलब इकोनॉमी पूरी तरह से गिर गया था, पॉपुलेशन बढ़ गया था, जॉब बहुत कम था लोगों के पास। तो लोग जब रूरल एरिया से, गांव से शहर माइग्रेट करके जा रहे थे, तो शहर में बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गया था, बहुत भीड़ हो गया था, स्लम्स बन गया था। तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे सिटी में, उनको बहुत स्टफ कंपटीशन करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि क्योंकि जो मशीन मशीन ऐसा चीज़ है ना, कि आज भी वही हो रहा है कि मशीन की वजह से बेरोज़गारी ज़्यादा है। क्योंकि देखिए, मशीन अकेला 20 आदमी का काम कर रहा है, तो अगर मशीन नहीं होता तो 20 लेबर काम कर पाते, तो ये है ना एक डिमेरिट है मशीन्स का। लेकिन मशीन में ये मेरिट्स होता है कि काम स्पीडली होता है, फास्टली होता है। तो चीप मशीन्स बाहर, इंग्लैंड इंग्लैंड में उस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया था 18-19 सेंचुरी में। तो वहाँ पे बहुत सारे चीप मशीन्स बन चुके थे, तो वहाँ से मशीन्स लाया जाता था, कहाँ पे, यूरोप में। पूरे यूरोप में मशीन लाया जाता था, और स्मॉल प्रोड्यूसर्स के पास अपना खुद का मशीन नहीं होता था, तो वो इतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनको बहुत कंपटीशन होता था, इनको बहुत प्रॉब्लम होता था। ये सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल प्रोडक्शन में होता था, ओके। उसके बाद जो पेजेंट्स थे, उनके पास बहुत हाई बर्डन था, ठीक है। क्योंकि फूड प्राइस बढ़ गया था, और ये जो पेजेंट्स थे वो दूसरे के फील्ड में काम करते थे, जो बड़े बड़े रिच लैंडलॉर्ड्स होते थे उनके फील्ड में काम करते थे, तो उनको बर्डन हो जाता था रेंट देने के लिए, पेमेंट देने के लिए। उसके बाद रशिया उस वक्त यूरोप में क्या था कि फूड प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा हंगर हो गया था, मतलब भुखमरी हो गया था। लोग फूड प्राइस खरीद ही नहीं सकते थे, वेजेस बहुत कम था, और हार्वेस्ट उस वक्त बहुत ख़राब था 18 और 19 सेंचुरी में। कहाँ पे? यूरोप में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो हो रहा था, उसके साथ साथ में ये सारे कुछ प्रॉब्लम भी था, ओके। जॉब नहीं मिल रहा था लोगों को, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था। नाउ पेरिस, 1848 में पेरिस में फूड शॉर्टेज हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन है सब रोड पे उतर जाते हैं, जो लोग होते हैं वो रोड पे उतर जाते हैं, क्योंकि ना काम है, ना खाने के लिए पैसा है, ना खाना भी नहीं है, ठीक है। तो जो फ्रांस के किंग थे, लुइस द फिलिप, वो बहुत परेशान हो जाते हैं, उन पे मतलब एक रिवॉल्ट हो जाता है कि नहीं, आप राजा को हटाने के लिए। तो वो क्या होते हैं, इतना ज़्यादा पेरिस में प्रॉब्लम हो जाता है, कि पेरिस फ्रांस का कैपिटल है, ओके, फ्रांस में है पेरिस। तो लुइस द फिलिप क्या होता है, वहां से भाग जाते हैं, कहाँ से? पेरिस से। उसके बाद लुइस द फिलिप के हटने के बाद दोबारा नेशनल असेंबली क्या होता है, पावर में आ जाती है, कहाँ पे? फ्रांस में। उसके बाद ये क्या करती है, जो 21 ईयर्स से ऊपर अबव मेल है, उनको सफरेज देती है, ऑल सबको वोटिंग राइट्स देती है, बट फीमेल को नहीं दिया जाता है। सबको राइट टू वर्क दिया जाता है, कि नहीं आप काम करने के लिए, उन्हें लाइवलीहुड दिया जाता है। उसके बाद उनको ट्रेन किया जाता है, और उन्हें जॉब प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल है आपके बुक में सिलीसिया का, ठीक है। सिलीसिया में क्या होता है, कॉटन वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में रिवॉल्ट हो जाता है 1845 में। क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉटन वर्कर्स को रॉ मटेरियल देता है कि आप टेक्सटाइल बनाएं, मतलब कपड़ा बनाएं, ठीक है।
तो रॉ मटेरियल देता है और कहता है कि मैं आपको, आप बनाइए, मैं आपको 10 रुपीज़ दूंगा। तो ये जब बना देते हैं, कंप्लीट हो जाता है, तो ये पेमेंट कम कर देते हैं, कहते हैं अब 4 रुपीज़ दूंगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट हो जाता है। तो 4 जून को ये रिवॉल्ट होता है। जितने भी वीवर्स होते हैं, जो ये कॉटन वर्कर्स होते हैं, वो चले जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर के महल, जो कॉन्ट्रैक्टर का महल है उसके सामने जाके खड़े हो जाते हैं और डिमांड करते हैं कि हमारी वेजेस को बढ़ाओ, हमारी वेजेस को बढ़ाओ, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो। पर वीवर्स को बहुत ज़्यादा मारपीट किया जाता है, उनको भगा दिया जाता है वहाँ से। तो वीवर्स क्या करते हैं, जो कॉटन वर्कर्स है वो क्या करते हैं, वो चले जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर के घर, घुस जाते हैं और वहाँ घर घुस के खूब धुलाई करते हैं। मतलब उनके फर्नीचर, उनके पोर्सलिन, मतलब उनके बर्तन, उनके विंडो, सारी चीज़ों को तोड़ देते हैं। और जो उनको, उनका जो स्टोर हाउस होता है उसको प्लंडर कर लेते हैं, मतलब उसको कब्जा कर लेते हैं, ठीक है, उसको लूट लेते हैं। ओके। उसके बाद जो क्लोथ्स है, जो इन्होंने बनाया था कॉटन वर्कर्स ने, उसे भी वो ले लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर पूरा डर जाता है। उसके बाद वो अपने फैमिली को लेके वहाँ से भाग जाता है नेबरिंग विलेज में। पर जो नेबरिंग विलेज है वो भी उसे नहीं रहने के लिए घर नहीं देता, कि नहीं मैं रहने नहीं दूंगा आपको। तो वो फिर चले जाते हैं एक आर्मी के पास। आर्मी उसे आशा देती है, शेल्टर देती है। तो आर्मी आर्मी उसका हेल्प करता है, किसका, कॉन्ट्रैक्टर का। उसके हेल्प करने की वजह से क्या होता है, आर्मी है 11 व्यूवर्स को शूट कर देता है। कौन, ये आर्मी जो हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्टर को। तो सिलेसिया में 1845 में ये इंसिडेंट हुआ था, ये रिवॉल्ट हुआ था कॉटन वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। नाउ अब पेजेंट्स भी रिवॉल्ट कर रहे हैं, कॉटन वर्कर्स भी रिवॉल्ट कर रहे हैं। अब द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, तो लिबरल्स कहते हैं चलो अब हम भी रिवॉल्ट कर देते जब सब कर ही रहे हैं। तो जब पेरिस में 1848 में वो इंसिडेंट होता है, तो पेरिस में बहुत ज़्यादा ही फूड शॉर्टेज होने की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट हो जाता है। तो लुइस द फिलिप वहाँ से चले जाते, भाग जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, फिर ये भी कहते हैं कि चलो अब हम भी रिवॉल्ट करेंगे, ओके, रेवोल्यूशन करेंगे। तो इनका 5 डिमांड होता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, ओके। लिबरल्स का कहना है कि हमें यूरोप में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, वोटिंग राइट्स सबको देना है, ठीक है, ऑल मेन को, ठीक है। उसके बाद नेशन स्टेट बनाना है, और फ्रीडम हो प्रेस का और एसोसिएशन का, मतलब प्रेस का भी फ्रीडम हो और एसोसिएशन मतलब कोई ग्रुप भी कोई भी बना सकता है, पार्टी। और जो लिबरल्स लोग होते हैं वो कहते हैं हमें पार्लियामेंट चाहिए, ओके। तो जो लिबरल्स लोग बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन करते हैं, तो उनकी डिमांड्स को धीरे धीरे फुलफिल भी किया जाता है। तो जर्मनी, तो देखते हैं कि फ्रांस में लिबरल्स लोग की बात तो सुनी जा रही है, तो जर्मनी में भी लोग, जर्मन रीजन में भी लोग शुरू कर देते हैं कि नहीं, अब हमें भी अपना एक एसोसिएशन बनाना चाहिए। ये तो अपना नेशनल असेंबली है। मोनार्की के बाद, फ्रांस में मोनार्की जब थे लुइस द फिलिप, उनके बाद पावर में कौन आता है, वो कौन आता है, नेशनल असेंबली। पर जर्मनी में कोई अपना नेशनल असेंबली नहीं होता। तो जितने मिडिल क्लास बिजनेसमैन, आर्टिशंस लोग आते हैं जर्मनी से, और वो सब इकट्ठे होकर फ्रैंकफर्ट सिटी में एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाते हैं, ठीक है। 18 मई 1848 में ये बनाते हैं जर्मन नेशनल असेंबली। जैसे कि फ्रांस में नेशनल असेंबली था, वो उस तरह जर्मनी में बनाते हैं। उसके बाद इस नेशनल असेंबली में ये 831 रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, 831, ओके। उसके बाद ये कहते हैं कि अब हम अपना पार्लियामेंट बनाएंगे। तो ये अपना पार्लियामेंट बनाते हैं कहाँ पे, चर्च सेंट पॉल में। ये अपना पार्लियामेंट बनाते हैं। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जब ये बनाते हैं जर्मन नेशन के लिए, उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन को अग्री करवाने के लिए प्रशिया के राजा के पास जाते हैं, फ्रेडरिक विलियम द फोर्थ। तो इनके पास जाते हैं। तो ये राजा क्या करते हैं, प्रशिया उस वक्त पूरा एक बड़ा सा किंगडम था, उसके अंदर में ही कौन आता था, जर्मनी। तो ये राजा के पास जाते हैं और क्या करते हैं, राजा इसको रिजेक्ट कर देता है, राजा इनके पार्लियामेंट को। तो फ्रेडरिक विलियम द फोर्थ के पास जाते हैं कौन, जर्मन नेशन, जो जर्मनी के लोग, जो 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं उसको एग्री करवाने के लिए, उसको एक्सेप्ट करवाने के लिए, लेकिन इसको रिजेक्ट कर देते हैं। जो इनके पार्लियामेंट, इनके कॉन्स्टिट्यूशन, इनके असेंबली, सबको कौन रिजेक्ट कर देता है, ये फ्रेडरिक विलियम द फोर्थ। तो ये क्या करते हैं, दोबारा से इनकी बात नहीं मानते। उसके बाद क्या होता है, लेकिन फिर दोबारा बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन होने लगता है। तो जो किंग है, इनका कहना है, विलियम द फोर्थ, इनका कहना है कि नहीं, हमें कुछ तो कंसेशन देना चाहिए, किसे, और लिबरल्स लोगों को, वरना कल को जाके ये बहुत बड़ा रिवोल्ट करेंगे। कंसेशन मतलब होता है लिबर्टी, थोड़ी बहुत आज़ादी। तो ये क्या करते हैं, सर्फडम को अबॉलिश कर देते हैं कि नहीं, अब सर्फडम नहीं होगा, बंधुआ मजदूरी भी नहीं होगा, बॉन्डेड लेबर भी नहीं होगा, सर्फडम भी नहीं होगा, ओके। तो ये सारी चीज़ों को कौन अबॉलिश कर देते हैं, फ्रेडरिक विलियम द फोर्थ। क्यों, क्योंकि थोड़ी बहुत कंसेशन दे देते हैं। और जो 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे जर्मन नेशनल असेंबली के, इसको भी रिजेक्ट कर देते हैं ये प्रशिया के किंग।
तो विमेंस का पार्टिसिपेशन क्या रहा है, इतना सारा रिवॉल्ट हुआ है तो विमेंस का पार्टिसिपेशन क्या रहा है? तो वुमेन का भी पार्टिसिपेशन अच्छा खासा रहा है, पर उतना अच्छा नहीं रहा। ये खुद का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू कर दिए थे, खुद का क्लब बनाना शुरू कर दिए थे। इनका खुद का न्यूज़पेपर हुआ करता था, ये अपनी मीटिंग्स करते थे, डेमोन्स्ट्रेशंस करते थे, अपना रिवॉल्ट, अपना रेवोल्यूशन खुद करते थे। पर इनको वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया। ये बहुत कोशिश की अपने वोटिंग राइट्स के लिए, पर इनको वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया। तो जर्मनी में जो जर्मन नेशनल असेंबली बनाया गया था, जिसमें 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सारे मेल थे, और वोट भी सारे मेल किए थे उनको, ठीक है। और जो इलेक्टेड लोग थे वो भी सब मेल थे, फीमेल का यहाँ पे कोई रोल नहीं था। तो फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट बनाया गया था जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट, उसमें विमेन का कोई रिप्रेजेंटेशंस नहीं था। जो गैलरी मतलब जो, जैसे कि ये पूरा पार्लियामेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए, इलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं। तो फीमेल वुमेन्स को कहाँ बैठा बैठा गया है? जो विजिटर्स, मतलब जो बाहर से आए लोग हैं, जो यहाँ बैठते हैं गेस्ट की तरह, उनको वहाँ पे बैठा दिया गया। मतलब उनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, ओके। तो वुमेन्स का पार्टिसिपेशंस भी रहा है। तो आपके क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम में वुमेन्स को लेकर कि वुमेन का पार्टिसिपेशन कैसा रहा है रेवोल्यूशन में यूरोप में। तो आप लिख सकते हैं कि वो खुद अपना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाती थी, वो खुद अपने लिए रेवोल्यूशन करती थी, उनका खुद का न्यूज़पेपर हुआ करता था, खुद अपना जनरल करती थी। उसके बाद पार्टिसिपेशन उनका अच्छा खासा रहा है, पर उनको बहुत समय तक वोटिंग राइट्स नहीं मिला गया, और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में भी उनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया, ओके। तो सो डैट इज़ इट। आई होप आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया हो, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय।